हाँ देखिए, ये हम लोग लास्ट क्लास में एसी जनरेटर देख रहे थे और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि करंट के दो टाइप के सोर्सेज होते हैं। एक होता है डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं और इसमें से शांत रहिए ना, डीसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं और इसका जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि 100 वोल्ट अगर इसका वोल्टेज है तो अभी 100 वोल्ट है, 10 मिनट बाद भी 2 सेकंड बाद भी 100 ही वोल्ट रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। यही वजह है इसको अगर आपने किसी रजिस्टर मान लीजिए 10 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट किया है तो इसमें से निकलने वाला जो करंट होगा ना उसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए इस केस में 10 एम्पियर आ रहा है तो ये भी कांस्टेंट होगा। एकदम कांस्टेंट करंट इसमें से निकलता है। क्या निकलता है? कांस्टेंट करंट। ना ही अपना मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही अपना डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि बाबू अगर सोर्स का ये वाला हिस्सा अगर हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला क्या है तो थोड़ी देर के बाद भी यही वाला हाई पोटेंशियल पे रहेगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे रहेगा। लेकिन एसी सोर्स में ऐसा नहीं होता है। एसी सोर्स को तो पहले हम लोग डिनोट इस तरीके से करते हैं और इसको अगर आपने किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया तो कल हम देख रहे थे कि एसी सोर्स का जो वोल्टेज होता है वो वेरिएबल होता है। थोड़ा सा कॉपिया देखिए एक बार फिर से कि किसका था। अच्छा लाइए ना, किताबें लाइए, लाइए किताबें लाइए। हाँ ठीक, मैं कह रहा हूँ कि आपको याद होगा, अच्छा हो जाएगा, काम चल जाएगा, आज उतना नहीं नचाना है इसको। मैं कह रहा था कि याद है जब हम इसको दो पोल मैग्नेट्स के बीच में जब रोटेट करते थे तो यहाँ पर ईएमएफ कितना आया था? हाई देखो रे बा, अरे यहाँ कितना आया था? याद आ रहा है? 0 आया था। अब फिर थोड़ा घुमाए थे तो कितना आया था? 2 वोल्ट आया था और पॉजिटिव टर्मिनल इधर वाला हिस्सा ना था, तो आपको याद आ रहा होगा करंट इधर से जा रहा था, मतलब सी से डी जा रहा था, ऐसा कुछ था। फिर 2 एम्पियर से एम्पियर बोल रहा 2 वोल्ट से 4 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट मैक्सिमम हुआ और फिर वोल्टेज जो था वो कम होना शुरू होता, 4 2 फिर 0 और अब वोल्टेज एक बार फिर से बढ़ेगा लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल इधर ना हो के अब की बार इधर होगा। याद आ रहा है? ऐसा देखा था हम लोगों ने। अरे बोलो ना। तो आधे चक्कर के दौरान ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे था और आधे चक्कर के दौरान ये वाला एंड हाई पोटेंशियल पे होगा। आप समझ रहे हैं? बोलिए ना। तो ऐसा ही कुछ होता है इसके अंदर भी। वही आर्मेचर कोयल होता है जो 2 मैग्नेट्स के बीच में क्या करते रहता है? रोटेट करते रहता है। तो आधे चक्कर के दौरान इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव होगा, तो बाबू आधे चक्कर के दौरान इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला नेगेटिव होगा। यानी आधे चक्कर के दौरान करंट इधर से जाएगा, आधे चक्कर के दौरान करंट इधर से जाएगा। फिर हमने ये भी देखा था कि वोल्टेज भी तो लगातार बढ़ता घटता है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार बढ़ेगा और घटेगा। जैसे जब आपने स्विच ऑन किया तो कोई करंट नहीं, क्योंकि ईएमएफ ही 0 है, तो करंट भी कितना होगा? उसके बाद ईएमएफ बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ तो करंट भी बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा। मान लीजिए 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट हुआ तो फिर अब 8 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, कितना? 0। अब इधर से फिर 2 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर होगा, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर 8 एम्पियर, 6 एम्पियर, 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0, फिर इधर से 2 एम्पियर। तुम समझ रहे हो ना? ऐसा ही होता है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे घरों में जो सप्लाई होता है ना, उसमें हाँ जो एसी सप्लाई होता है बाबू, उसमें आर्मेचर कोयल को 1 सेकंड में 50 बार नचाया जाता है। कितनी बार? यानी बाबू आप ऐसा समझिए कि आपने अगर उस सॉकेट में कुछ भी जोड़ा है, जैसे मान लीजिए बल्ब है, आप चाहें तो इस बल्ब को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बल्ब को ना 50 बार करंट 1 सेकंड में इधर से मिलेगा तो 50 बार इधर से मिलेगा। आप समझ रहे हैं? उसमें करंट का डायरेक्शन कांस्टेंट, 50 बार इधर से करंट आएगा, 50 बार इधर से करंट आएगा। बोलिए, ऐसा हम लोग देख रहे थे। और मेन मकसद बस ये होता है कि इस आर्मेचर कोयल को आपको नचाना होता है। अभी हम कई तरीके से नचा सकते हैं। हमारे घरों में जो जनरेटर यूज होता है उसमें कैसे नचाया जाता है? डीजल डाल के उसको जलाया जाता है, जो कंबशन रिएक्शन होता है उसमें से जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, है ना, तो वो आर्मेचर कोयल को नचाती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं आर्मेचर कोयल को नचाने के। जैसे घर का जो जनरेटर है तो बहुत लो अमाउंट में ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है,
एगो दूगो घर को बिजली मिल सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे एनएचपीसी जो है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है। तो इसमें यहाँ जो बिजली पैदा होता है ये पूरे राज्य को बिजली देने के लिए काफी होता है। तो वहाँ क्या होता है, तो जैसे थर्मल पावर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है उसमें बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? डैम में। तो डैम में क्या किया जाता है, पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब हालांकि उसका तो कंस्ट्रक्शन होता है सर, पाइप वाइप होता है उसके जरिए, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि इसमें अगर एक छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पानी जो होगा वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ गिरेगा नीचे, और यहाँ पे एक डायनेमो होता है। क्या होता है? अब ये पनिया जब गिरेगा तो ये नाचेगा। अब ये जुड़ा होता है एक आर्मेचर कोयल से, आप समझे नहीं? और आर्मेचर कोयल के इधर और इधर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैग्नेट। आप बताइए, इसके नाचने से ये आर्मेचर कोयल नाचेगा तो इसके अंदर फ्लक्स लगातार चेंज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये ईएमएफ इतना होता है कि ये पूरे राज्य को बिजली दे सकता है। बोलिए ना। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, हम एनर्जी का कन्वर्जन ही तो कर रहे हैं। यहाँ पानी की काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपको क्या लग रहा है, ये थोड़ा बहुत पानी होता है क्या? ये तो बहुत पानी ना है और बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ गिर रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं पानी से वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो हम चाहें तो उसको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है थर्मल पावर प्लांट। तो बाबू थर्मल पावर प्लांट तो हमारे इलाके में भी है। मुजफ्फरपुर से जस्ट हमको लग रहा है कि 8-10 किलोमीटर पहले एक कांटी नाम की जगह है। आप वहाँ से गुजरे होइएगा तो देखिएगा कि उधर का धरती थोड़ा काला काला सा होता है, वो कोयला की वजह से होता है। तो कांटी है थर्मल पावर प्लांट, वहाँ कोयला जला के बिजली पैदा किया जाता है। कैसे पैदा किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। किया ये जाता है कि कोयला जला के, सुन रहे हो, कोयला जला के पानी गर्म किया जाता है। बोलिए ना। और पानी गर्म किया जाता है तो वो पानी भाप बनेगा, और एक बहुत ही छोटे से पाइप के जरिए वो भाप अगर बाहर निकलेगा तो बहुत हाई प्रेशर के साथ निकलेगा। अरे इट इज समथिंग लाइक द प्रेशर कुकर इन योर हाउस। उसमें से भी जो गैस निकलता है बहुत हाई प्रेशर से निकलता है। अब बस इसमें से जो गैस निकलेगा ना बाबू, उसके सामने हम एगो डायनेमो लगा देते, तो बताइए नहीं गैस वा डायनेमो को नचाएगा नहीं क्या? अरे तो कोयला जला के क्या करना होता है? पानी गर्म करके भाप बना के करना क्या होता है? डायनेमो को नचाइए। ये डायनेमो जुड़ा होगा एक आर्मेचर कोयल से, जिसके इधर नॉर्थ इधर साउथ, समझ रहे हो? ये नाचेगा, ईएमएफ पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा तो करंट पैदा। ठीक। एक और पावर प्लांट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसमें जैसे क्या है ना कि हर चीज़ का कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ होती हैं तो वहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है ना वो पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि पहले क्या था, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले क्या था, पानी अपना शांति से अपना बह रहा था। अब हमने क्या किया, उसको रोक दिया, तो फ्लड वगैरह आना ना, चाहे और भी बहुत सारा प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम वहाँ फेस करना पड़ता है। इसीलिए आप देखते होइएगा कि जहाँ कहीं भी डैम बनता है वहाँ खूब ढेर सारा प्रोटेस्ट भी होता है कि नहीं है? हाँ, खाली जमीन करवाया, मतलब बहुत सारा उसका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी आता है। कोयला जला के अगर आप बिजली बना रहे हैं तब तो सीधे सीधे एयर पोल्यूशन होगा ना। तो इन सब का एक बहुत अच्छा उपाय है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या किया जाता है कि जैसे यूरेनियम हो गया चाहे प्लूटोनियम हो गया, उनका फीजन रिएक्शन करा के, उनके रॉड्स का फीजन रिएक्शन कराया जाता है। अब ये क्या है पता नहीं, फीजन फ्यूजन आपने पहले पढ़ा है क्या? कभी पढ़ा है? तो अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग पढ़ेंगे। लगभग सबसे आखिरी चैप्टर जो है न्यूक्लियाई में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन करा के हम लोग एनर्जी गेन करते हैं, और वहां से जो हमको एनर्जी मिलता है ना, उसका मकसद होता है क्या करना? पानी गर्म करना। जा अरे चाहे कोयला जलाओ चाहे
न्यूक्लियर फ्यूजन कराओ, अपना काम तो बस पानी गर्म करना है। हाँ, अब इस पानी गर्म होगा, भाप निकलेगा, भाप निकलेगा तो सामने डायनेमो रहेगा, वो उस डायनेमो को नचाएगा, जिसकी वजह से जो जुड़ा रहेगा आर्मेचर कोयल से। बोलो यार, और इधर नॉर्थ इधर साउथ, फिर फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा। तो इसमें क्या है ना कि इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, जीरो पोल्यूशन होता है ये। लेकिन फिर भी हमारे देश में ये बहुत ही कम है। हमको लग रहा है कि 7 या 8 के आसपास में है। कोटा का नाम सुना है आपने? कोटा से जस्ट 80 किलोमीटर दूर एक रावत भाटा नाम की जगह है, वहाँ पर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वो सब पुराना है, नया कभी नहीं बना है। एक इसकी वजह ये है ना कि बाबू भले ये पोल्यूशन नहीं कर रहा है तो क्या है, लेकिन अगर किसी दिन इसमें गड़बड़ी हो गया, समझ रहे हो, तो इसमें से जो ब्लास्ट होगा ना, पूरा राजस्थान हिला के रख देगा। ये समझिए ना कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब फूट गया है, उस टाइप का इफेक्ट आएगा। आपने चेरनोबिल का नाम सुना है क्या? जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, अभी शायद यूक्रेन में है वो। चेरनोबिल का नाम आपने नहीं सुना है? वहां ऐसा ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसमें गलती से ब्लास्ट हो गया था, समझ रहे हो? तो वो तो खैर, वो तो कई लाख लोग मरे थे, वो तो खैर बाद की बात है। लेकिन आज भी वहाँ जो लोग पैदा होते हैं, मतलब वैसा ही इफेक्ट है जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था ना, वैसा ही इफेक्ट आज भी वहाँ है। आज भी लोग लूले लंगड़े अंधे बहरे पैदा होते हैं उधर, ठीक है? तो ये एक बहुत ही रिस्की चीज है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आप समझ रहे हैं? ठीक है, खैर मैं तो कहता हूँ कि पुराने जमाने में तो जैसे साइकिल का जो टायर होता था ना, टायर की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिएगा ऐसा खांचा बना होता था साइड में, पता नहीं अभी आता है कि नहीं। अरे ये टायर है, तो इधर साइड से देखना, खांचा बना होता था। तुमको पता है ये खांचा क्यों बना होता था? है क्योंकि पहले वो डिवाइस आता था, इतना बड़ा वो डिवाइस होता था, ऐसा ऐसा गोल सा डिवाइस होता था, इसमें से निकला रहता था, और यहाँ एक मूवेबल ढक्कन टाइप का चीज होता था जो खुलता नहीं था, बस नाचता था। समझ रहे हो? लोग क्या करता था ना, इसको ले आके यहाँ सटा देता था। अब जब साइकिल चलेगा तो इसमें भी खांचा होता था, तो इसका खांचा उसके खांचे में फंस जाता था, और साइकिल जब चलता था तो वो नाचता था। तो मकसद इसको नचाना नहीं है, मकसद है इसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल होता था, इधर नॉर्थ पोल का मैग्नेट, इधर साउथ पोल का मैग्नेट, इसको नचाना होता था। तो जब ये नाचेगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा होगा, और फिर इसमें से तार निकाल के हैंडल में एक बल्ब लगा दिया जाता था, वो बल्ब जलता था। पहले के जमाने में ऐसा होता था। ये आपने कभी देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है ऐसा? देखिए, इतने लोगों ने देखा भी है। वो लोग क्या करता है, जैसे रात में मान लो कोई है जिसको रात में थोड़ा दूर जाना है, तो पहले भी स्ट्रीट लाइट वगैरह थोड़े होता था, डरे रोड़े रहता था, थोड़ा सांप उप का भी डर रहता था, तो वो लोग क्या करता था, उसको सटा देता था तो बल्ब जलने लगता था। हाँ, ये बात भी होता था कि साइकिल जब खूब तेज चलेगा ना, साइकिल तेज चलेगा तो ये जोर से नाचेगा तो खूब बल्ब लाइट देता था, और साइकिल अगर स्लो हो गया तो वो भी डिम हो जाता था। जबकि ज्यादा जरूरत कब है? अब मान लो कुछ सामने गड्ढा उड्ढा आ गया, हम स्लो किए, तो वहां ना हमको ज्यादा जरूरत है, फिर भी काम चल जाता था। ठीक है, चलिए, तो ये तो कल हम लोगों ने देखा था। आज हम इसका कंस्ट्रक्शन और डेरिवेशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे डेरिवेशन तो हटा दिया है, लेकिन इसको रखा है तो ये इंपॉर्टेंट में रहेगा। ठीक है, तो सुनिएगा, कल हम लोग क्या देख रहे थे? आधे चक्कर में करंट जो है वो सी से डी जा रहा था, और आधे चक्कर में करंट डी से सी जा रहा। सही है। आर्मेचर कॉइल का एक एंड जो है वो एक रिंग से कनेक्टेड होता था, बोलो ना। दूसरा एंड एक दूसरे रिंग से कनेक्टेड होता था, और ये वाला जो एंड है ना, वो इस रिंग को टच नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर निकल गया है। आप समझे नहीं? मतलब ये जो बीच में गैप है ना, उस गैप में से निकल गया है, और जाके यहाँ उसकी सोल्डरिंग कर दी गई है। अब आर्मेचर कॉइल नाचेगा ना, तो ये दोनों रिंग भी नाचेगा, साथ साथ नाचेगा। सही है। अच्छा, अब दो कार्बन की ब्रशेज होती हैं, ग्रेफाइट की बनी हुई ब्रशेज होती हैं, क्योंकि वो एक कंडक्टर ना होता है। वो ब्रशेज इसके ऊपर
इससे अटैच्ड रहती हैं, टच की हुई रहती हैं। अरे बोलो ना, तो क्या होगा जब ये रिंग नाचेगा तो वो घिसटाएगा, ऐसा ऐसा नाचेगा तो ये से घिसटाएगा, नहीं घिसटाएगा, ऐसा घिसटाएगा। ठीक है, अब सुनिए क्या हो रहा है। जब करंट सी से डी आ रहा है तो सी से डी आया, इधर गया, इधर गया। अब ये आगे जा पाएगा क्या? आगे जा पाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन वो इस ब्रश में तो जाएगा ना। अरे ब्रश इस रिंग से कनेक्टेड है भाई, तो इधर से होता हुआ इधर जाएगा, यानी इसमें करंट अभी इधर फ्लो किया, बोलो। उसके बाद वो इधर जाएगा, इस ब्रश से होता हुआ इस रिंग तक पहुंचेगा, और इस रिंग से वो किधर चला जाएगा? अरे इस रिंग से वो इससे होता हुआ, इससे होता हुआ इधर से होकर, इस तरीके से आपका लूप जो है कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे होगा? ये इसको इग्नोर करिएगा, मतलब इधर से आके इधर से ऐसे चला जाएगा, माने वो तो रिंग के जरिए ही जाएगा, पहले रिंग में जाएगा उसके बाद वापस चला जाएगा। तो सवाल ये है कि इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है? इधर ना फ्लो कर रहा है। ये कोई एक्सटर्नल लोड है, जैसे जिस बल्ब को आपको जलाना है तो उसको ले आके आप यहाँ जोड़ दीजिए, सही है। और ये दो कार्बन ब्रशेस जो है ना, ये दो टर्मिनल्स की तरह काम करती है। जैसे हर सोर्स में 2 टर्मिनल होता है, रे 2 टर्मिनल होगा, तो ये जो कार्बन की ब्रशेस है वो ये टर्मिनल की तरह काम करती है, ताकि कोई रजिस्टर लाके जोड़ना होगा तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। अब आधे चक्कर के दौरान करंट कहाँ से फ्लो करेगा? डी से सी। ये कल हम लोगों ने देख लिया था। तो डी से सी फ्लो करेगा, तो बताइए करंट का पाथ कैसा होगा या सर्किट कैसा होगा? ठीक है, तो कहाँ से कहाँ गया बोलो? डी से कहाँ गया? डी से सी गया, फिर इधर होता हुआ इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और वो अब सीधा कहाँ निकल जाएगा? यहाँ निकल जाएगा। अरे बोलो, ये चीज इससे कनेक्टेड थोड़े हैं। फिर उसके बाद इस ब्रश में आएगा, इधर से होता, बताइए करंट इधर फ्लो किया कि नहीं? तो करंट का डायरेक्शन ना सिर्फ इस आर्मेचर कॉइल में ही बदलता है, बल्कि आप इसको जिस चीज से कनेक्ट करिएगा, बल्ब पंखा कहीं भी कनेक्ट करिएगा, उसमें भी करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। बस यही हमको समझना। तो फिर इधर जाएगा और इससे होता हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बार फिर से देखा जाए तो सर्किट कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने कल डिटेल में देखा था, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लिया। आगे बढ़े। पटने से चिट्ठी आई, रास्ते में गिर गई, कोई देखा है? तुम लोग ये वाला गेम खेला है? अच्छा अच्छा, तो तब हम, इसका मतलब बहुत पुराने जमाने के आदमी नहीं है ना? क्या हुआ? चलो ठीक है, तो सुनो, अब इसको अगर हम थोड़ा ऐसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर कॉइल लगातार क्या हो रहा है? लगातार ये नाच रहा है, कांस्टेंट स्पीड से नाच रहा है। तो जिसकी वजह से इसके अंदर का फ्लक्स चेंज करेगा, तो ये इसमें ईएमएफ पैदा होगा, चाहे करंट फ्लो होगा। आप ये देख पा रहे होंगे कि करंट जो है कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ऐसा जा रहा है ना। तो करंट का डायरेक्शन ही बदल रहा है। और यहाँ गैल्वेनोमीटर भी बता रहा है कि करंट कभी उधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, कभी करंट मैक्सिमम हो रहा है तो कभी करंट 0 हो रहा है, तो कभी करंट इधर मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने ऐसे ही देख लिया था। ये सब कंस्ट्रक्शन वगैरह है। एसी जनरेटर, या इसको हम एसी डायनेमो भी बोलते हैं। अ जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे देखो ना, जैसे पानी की काइनेटिक एनर्जी ही ना कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो बात वही है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे जो भाप निकलता है, तो भाप भी अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही ना घुमाता है। हाँ, तो एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, जो कि कहता है कि किसी भी कोयल या लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। सही है, ठीक है। इन जनरेटर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। एक ईएमएफ पैदा हो जाता है बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन क्या? मैग्नेटिक फील्ड। द फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल चेंजेस कंटिन्यूअसली
हेंस अ कंटिन्यूअस फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ। ये फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा ईएमएफ जो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसी को ना फ्लक्चुएशन बोला जाता है। इज ऑब्टेन, ठीक है, तो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट होता है आर्मेचर कोयल होता है। तो आर्मेचर कोयल एक कोयल होता है, इट इज अ रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे ना उतना अच्छा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। उन ऑन अ लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। अब यहाँ पे मैंने खाली आर्मेचर कोयल दिखा दिया है, लेकिन ये किसी के ऊपर लपेटा हुआ होता है, तो इसमें भी एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सुन रहे हो, और इसी के ऊपर इसको लपेटा जाता है, तो सिलेंडर ही नाचता है एक्चुअली, तो ये पूरा आर्मेचर कोयल नाचता है। तो वो चीज़ बोल रहा है कि उसको कहाँ लपेटा जाता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे जिसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का परमिएबिलिटी ज़्यादा है और हिस्टेरेसिस लॉस काफ़ी कम होता है। तो ये हिस्टेरेसिस लॉस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ठीक है। स्लिप रिंग्स, तो ये जो दो रिंग आपको दिख रहा है इसी को क्या बोल रहा है, वो स्लिप रिंग्स बोल रहा है, R1 और R2। तो द एंड ऑफ द कोयल, आर्मेचर कोयल का जो दो एंड आपको दिखाई दे रहा है वो किससे कनेक्टेड होता है? एंड ऑफ द कोयल्स आर ज्वाइंट टू टू सेपरेट कॉपर रिंग फिक्स्ड ऑन द क्या, एक्सल। हाँ, माने ये यहाँ पे भी एक एक्सल होता है, उसी में ये फिक्स्ड रहता है। अरे तो हवा में थोड़े लटका होगा कहीं, ये किसी एक्सल पे फिक्स होगा ना ये, ठीक है, वो होता है। कार्बन की ब्रशेस होती हैं, दिख ही रहा होगा। तो टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 remain pressed against each of the rings which form the terminals of the external circuit। माने यही हमको दो टर्मिनल देता है ताकि हम एक एक्सटर्नल सर्किट को क्या कर सके, इसमें कनेक्ट कर सके, ठीक है। रही बात इसके वर्किंग की, तो बाबू आर्मेचर कोयल जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, n है, उसका एरिया कितना है, a है, और उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है ना। तो किसी t टाइम पे अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर कितना है, थीटा है, कितना है, तो ये कल ही मैंने तुमको बताया था कि थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा टी। और इस केस में जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। तो क्या हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दें? तो कुछ नहीं है, ये मैंने फ्लक्स लिखा है NBA cos थीटा की जगह ओमेगा टी। अब सवाल है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने कहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है माइनस ऑफ d∅/dt, यानी हमको इस NBA cos थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, सामने में माइनस लगाया गया है। NBA जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया है, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। लेकिन आपको याद है चेन रूल, अंदर जाएंगे तो फिर इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ ओमेगा ही ना होगा, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अच्छा है, मैंने ऐसे भी बताया है, अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, हाँ, अब मैं कहता हूं कि मैथ्स में x आता है, लेकिन हम लोगों में क्या आता है, टाइम आता है। तो t की जगह कोई और लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन का मतलब हुआ कि वो समथिंग ax प्लस b के फॉर्म में होगा। अच्छा, फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो at प्लस b के फॉर्म में होगा। तो आपको जैसे डिफरेंशिएशन आता है आप कर लीजिएगा, cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी लिख लीजिएगा, और उसके बाद x के कोफिशिएंट यानी टाइम के कोफिशिएंट को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कहाँ, डिफरेंशिएशन में, और डिवाइड करते हैं कहाँ, इंटीग्रेशन में। तुमको ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अभी माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, n है, b है, a है, ओमेगा को बुला लो इधर, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है? ऐसा ये ईएमएफ पैदा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज है जो तुम और लिख लो, एक चीज और लिख लो, अगर कोई लाइन जो है मान लो एक चक्कर पूरा रोटेट कर जाता है, तो एक चक्कर रोटेट कर जाता है तो एंगल कितना बनाएगा,
तुम बताओ। 2 पाई, चलिए सही बोला आपने, 2 पाई। रेडियन में है, एंगल रेडियन में एक चक्कर में कितना बनता है? 2 पाई बनता है, सही है। इसको मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे ये चलना शुरू हुआ था, तो कितने टाइम पर ये वापस पहुंच जाएगा? पूरे एक पीरियड के बाद। एक चक्कर लगाने में लगे हुए समय को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड। हम जानते हैं कि सिंस थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा टी। तो थीटा की जगह डालिए 2 पाई, ओमेगा ओमेगा रहने दीजिए, टी की जगह डालिए टी। अब आप बताइए यहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना मिला? 2 पाई बाई टी। और आप बताइए यहां से टी इज इक्वल टू कितना मिला? ये मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, लेकिन एक बार फिर से लिख लीजिए इसको, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में बस यही मिलने वाला है, बहुत मिलेगा। लिखा है क्या मैंने? कोई बात नहीं है, फिर भी लिख लो, क्या दिक्कत है? डू यू वॉन्ट योर बुक? हो गया। लेकिन लिखा है चाहे नहीं लिखा है, मैं पूछूंगा तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या अजमत? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी। अरे देखो ना यहां लिखा है 2 पाई बाई टी, या टी बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। सही है। हाँ, अब सुनो। क्या? अच्छा अच्छा, सही, ठीक। आप बोल दें और मैं ना रुकूं। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि चलिए ना, जो केस हम लोगों ने, सुनिए ना इधर देखिए, जो केस हम लोगों ने एनालाइज किया था, हम लोग एनालाइज किया था, उसको उसको थोड़ा सा हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि अभी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर है, और एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो बीच का एंगल कितना? बोलो बाबू। 0 डिग्री, सही है। बीच का एंगल 0 डिग्री। तो थीटा जो कि होता है ओमेगा टी, वो अभी कितना है? 0 है। तो देखते हैं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें अभी फिलहाल। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए ना, एक मिनट, एक चीज और बता दूं। ये जो चीज होता है ना, ये जो चीज, वो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है विथ प्लस साइन, और यही चीज इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होता है विथ क्या? ये मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ना, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए कहीं a साइन थीटा लिखा है, तो a का मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस ए, सॉरी सॉरी, y का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस ए, और सबसे मिनिमम वैल्यू होगा माइनस। ये बात फिलहाल याद रखिएगा, मैं प्रूफ करके नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है? तो क्या हम इस पूरे की जगह पे ऐसा ई नॉट लिख दे क्या? अरे ई नॉट लिख देते हैं भाई, अब बोलो ना यार। हाँ ठीक है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आप ऐसे याद रख ली, जिसमें ई नॉट क्या है? तो एन बी ए ओमेगा है, एन बी ए ओमेगा। सुनिएगा, ये कहानी है अभी, क्या है? हाँ, तो थीटा कितना है? 0 है। तो समय भी कितना है? टाइम भी कितना है? 0 है। अभी अभी ना हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, हमारा ऑब्जर्वेशन यही से स्टार्ट हो रहा है, और ये प्रूव भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई बाई टी इंटू टी बराबर 0। तो तुमको नहीं लग रहा है ये टी उधर चला गया, ये इधर चला गया, और मिला जुला के टी बराबर कितना है? तो टी बराबर 0 पे थीटा बराबर भी कितना है? 0 है। देखते हैं उस समय ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह कितना रखना है? 0 रखना है। ये तुमको समझ में आया? तो ईएमएफ कितना हो गया? और सही बात है, याद है इस केस में ईएमएफ 0 नहीं था? अरे था ना?
चलिए दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस जब थीटा हो जाएगा पता है कितना, 90 डिग्री, तो 90 नहीं लिखना है, आपको पाई बाई 2 लिखना है। तो अगर एंगल पाई बाई 2 है, एंगल पाई बाई 2 का मतलब हुआ 90 डिग्री है, टाइम कितना हुआ, t/4, सही पकड़ाइए। कैसे, आपको नहीं लग रहा है कि पूरे चक्कर का ये 1/4 है? देखो कैसे प्रूफ हो जाता है। बताओ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो आप बताइए जल्दी, ओमेगा की जगह पे अगर हम 2π/t रख दें, नहीं बोलोगे? अरे ओमेगा की जगह 2π/t, बाकी ये वाला t छाप दिया मैंने, अब बराबर π/2। देखोगे पाई से पाई कट गया, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, बताइए ना t बराबर कितना आ गया? आपको नहीं लग रहा है कि t बराबर आ गया t/4? ये तुमको समझ में आ रहा है? इस केस में ईएमएफ कितना होगा बच्चों? तो E0 साइन ओमेगा टी की जगह पे कितना रखना था? अरे ओमेगा टी π/2 है, तो π/2 साइन π/2 कितना होता है? 1 होता है। तो ईएमएफ कितना आ गया? E0 आ गया। मैंने कहना चाह रहा है कि एकदम मैक्सिमम ईएमएफ आएगा इस समय। क्या हमने नहीं ऑब्जर्व किया था? 0, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट मैक्सिमम, याद आ रहा है? बोलो। तो हमने भी तो यही ऑब्जर्व किया था जी, हमको बता रहा है, ये होशियार बन रहा है। अब अगला देखो 3 नंबर। अभी क्या है कि हम इसको कितना ना चाहती है, 180 डिग्री। तो थीटा का मतलब कितना? पाई। और टाइम पीरियड में ये देखना t/2 आएगा, ये हाफ टाइम पीरियड हो गया। तो इसको अगर हम लोग थीटा की जगह ओमेगा टी लिखा है, डायरेक्ट ओमेगा की जगह में रख दो 2π/t। अरे ओमेगा की जगह 2π/t रख दो, और इंटू टी इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, एंड t ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, एंड t इज इक्वल टू कितना? तो t/2। सब देख रहे हो? बोलो विनोद। हाँ ये बताओ, E0 और कितना साइन, ओमेगा टी की जगह हमको क्या रखना है? तो साइन 180 डिग्री ना, तो साइन 0 डिग्री, अरे साइन 0 डिग्री, तो साइन 180, क्योंकि ये आमने सामने आंसर्स नेगेटिव होते हैं। हाँ ठीक है, तो साइन पाई भी हो जाएगा कितना? ओ कह रहा है फिर ईएमएफ 0 हो गया, सही है क्या? सही तो है, सही तो बोल रहा है। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0 नहीं हो गया था। अब हम घुमाते हैं 270 डिग्री, क्या बोलते हो? ये 270 डिग्री हो गया, तुमको समझ में आ रहा है क्या ऋषभ? कितना? 270 डिग्री। तो बाबू 270 डिग्री की अगर हम बात करें, थीटा बराबर कितना? 200, तो 270 थोड़े लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3π/, है ना बाबू? रे π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो π/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट या 270 डिग्री। तो बताओ थीटा की जगह ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू टी, मैंने थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दिए हैं, 3π/ कितना? 2। अभी तुम बताओ, पाई से पाई गई और ये नीचे आई और ये इधर है, ये कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 3t/, मैंने, तुम समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है टाइम पीरियड का 3/4 पार्ट है, सही तो है? अरे 3/4 ही तो है, 3 हिस्सा हमने ट्रेवल कर लिया है, 4 हिस्से में 3 हिस्सा हमने ट्रेवल कर लिया। इस केस में ईएमएफ कितना आएगा? तो तुम ही बताओ ना कितना आया था, बताओ ना। ये देखो ना, बढ़ते 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 5 हुआ था, बढ़ते बढ़ते 0 था, फिर बढ़ते बढ़ते 5 ही ना हुआ था। लेकिन एक बात है, पहले इधर वाला पॉजिटिव था, अब की बार इधर वाला पॉजिटिव था, यानी डायरेक्शन पलट गया है। और डायरेक्शन पलट गया है तो E0 साइन 270 डिग्री ना रे बाबू, लो लिखिए देता हूँ 270 डिग्री। तुमको पता है 90 डिग्री पे जो आंसर होगा उसका नेगेटिव होगा 270 पे, तो 90 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है। तो 270 पे कितना? साइन 91 होता है, तो साइन 270 कितना होगा? तो ये -1 हो जाएगा, तो ये माइनस E0 नहीं आ गया। क्या कहना चाह रहा है ये? क्या कहना कह रहा है मैक्सिमम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। सही बात तो है, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम नहीं हुआ था। अब फिर बाबू अगर एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक चक्कर कंप्लीट का मतलब थीटा बराबर 2π, तो बताइए ओमेगा टी बराबर
2 पाई। ओमेगा का मतलब ये होता है 2 पाई/t, तो t बराबर 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई खत्म। और बताइए t हाँ तो सही बात तो है, 360 डिग्री का मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। और इस केस में बताइए आप ईएमएफ कितना आएगा, तो ई नॉट साइन और 360 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह ना आता है, तो साइन 0 0, तो साइन 360 भी 0। ये बात तुमको समझ में आएगी? ठीक है, ईएमएफ हो जाएगा फिर से 0। तो क्या हमने नहीं ऑब्जर्व किया था, बढ़ते 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 5 इधर, घटते 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 0, लेकिन बढ़ते बढ़ते 5 अब इधर, और घटते घटते 0। अब समझ रहे हैं? तो जो चीज हमने एनालाइज किया था अपने से बिना किसी उस समय हम डेरिवेशन थोड़े किए थे, वो तो हम अपने से घुमा घुमा के देख रहे थे इसको कि क्या हो रहा है कि नहीं। सेम वही चीज इसने भी हमको मैथमेटिकली बताया है कि ऐसा ऐसा होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, गुड। तो देखिए आई थिंक ये चारों केसेस जो हैं उसमें भी जो भी 5 केसेस हैं लीजिए, आप भी अपनी किताब लीजिए। हो गया, आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए, ग्राफ बिटवीन ईएमएफ वर्सेस क्या, टाइम कहिए या चाहे ओमेगा टी कहिए, बोलिए ना। क्या देखा था, t इज इक्वल टू 0 पे कितना था, 0 था, लेकिन t इज इक्वल टू t/4 पे मैक्सिमम हो गया था। ये पागल सब कहाँ गया है, t/4 पे मैक्सिमम नहीं है और वो भी पॉजिटिव में, तो ये जगह है ई नॉट होगा, और t इज इक्वल टू t/2 पे फिर 0 हो गया था, लेकिन t इज इक्वल टू 3t/4 पे। अरे हम हर चौथाई ऑफ टाइम पीरियड देख रहे हैं, हर 90 डिग्री पे देख रहे हैं, तो 3t/4 इज वेयर, यहाँ तो कितना है माइनस ई नॉट, तो माइनस ई नॉट तो कहीं नीचे ना होगा, तो मिला जुला के ऐसा। मैं क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ईएमएफ बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते, फिर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते, फिर अब डायरेक्शन पलट के मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, फिर डायरेक्शन पलट। अब समझ रहे हैं ना, यही तो ये बताना चाह रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, ये बताइए तो जेई मेन ने एकदम 2018 में पूछा, तो ये आपसे बनेगा कि नहीं? कह रहा है n टर्न्स है, ए एरिया है, ओमेगा वेलोसिटी है, और कुछ कुछ बोला है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल क्या होगा? अरे कोयल है जिसको नचाया जा रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ए एरिया है, एन सब कुछ दिया ही हुआ है, ये तो कितना होगा, ये तो रटाया हुआ है ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, विच आंसर इज करेक्ट? चलिए ठीक है, देख रहे हो गया, डी को सी बना दिया था। चलिए ठीक है, ये बताइए, बिहार बोर्ड ने 15 में पूछा, डायनेमो जो होता है, अरे डायनेमो कुछ और नहीं, वही एसी जनरेटर है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ये सब आपको समझ में आता है क्या? चलिए ठीक है, कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हैं, मैंने किसका इस्तेमाल करते हैं? हो गया, एसी डायनेमो का इस्तेमाल करेंगे ना। चलिए ठीक है, ये क्या बोलता है, कमला पेडल्स चलिए कोई बात नहीं है, कमला पेडल्स है स्टेशनरी बाइसिकल, मतलब ये कैसे साइकिल चला रही है, साइकिल रुका हुआ है, अरे नहीं होता है कैरियर पे ऐसा करके, चाहे पीछे से ऐसा कोई उठा दिया होगा,
तो वो 100 टर्न कोयल ऑफ एरिया कितना, इतना मीटर स्क्वायर। द कोयल रोटेट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, आधा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कोयल का हो रहा है, यानी ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको आपको रेडियन पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा? ओए कमला, मैं कह रहा हूं कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड। आप बताइए एक रिवॉल्यूशन कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन होता है। तो 1/2 और ये 2 पाई क्या हो जाएगा? रेडियन बाई सेकंड। 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई रेडियन पर सेकंड। यहां से हमने ओमेगा निकाल लिया। हाँ देखिए, एक्चुअली बात ये है ना कि कमला जो साइकिल चला रही है ना, वो एक्चुअली वो वो जुड़ा हुआ है एक कोयल से। आप समझ रहे हैं? वो एक कोयल से जुड़ा हुआ है। हाँ, और उस कोयल का जो एरिया है वो इतना है, और ओमेगा हमने निकाल लिया, और मैग्नेटिक फील्ड इतना है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ क्या? रोटेशन, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ऐसा रोटेट करे, ऐसा रोटेट करे, तो आप बताइए एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हुआ? कौन हुआ? ये हुआ ये। तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है ऐसा आ रहा होगा। अरे तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल ही ना होगा। अरे आप समझ रहे हैं क्या? तो ये वही जो हमने एसी जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट देखा, वही तो है ये। चाहे मैग्नेटिक फील्ड आप इधर से भी भेज सकते हैं, चाहे इधर से भी भेज सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आगे कहता है कि परपेंडिकुलर व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो बाबू इस केस में सुनिए ना, इस केस में जो ईएमएफ पैदा होगा ना, वो होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम ईएमएफ यही ना होगा। तो एन दिया ही है, बी दिया ही है, ए दिया ही है, ओमेगा तुमने निकाला ही है, तो क्या सबकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे? नहीं आ जाए तब हो जाएगा। हो जाएगा, कर लोगे, वही होगा। ये भी फॉर्मूला पर ही बेस्ड होगा। मैं भी कहीं करंट वरेंट पूछ रहा हो तो जब ईएमएफ निकल जाएगा तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना, करंट मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा कहीं लिखा हुआ है कुछ करंट वरेंट के बारे में, एक बार देख लेना क्या है। ये बताओ, आई दादा, ये कुछ ऐसा है जो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, जाओ सोच के आना, हमको बताना।